हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट महाकाल आईएएस। और मैं महाकाल आईएएस का डायरेक्टर संजय पटेल आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। विश यू ऑल अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली। लेट्स ऑल योर ड्रीम बी अचीव्ड। और ड्रीम को अचीव करने के लिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सो आपके सपनों को साकार करने के लिए महाकाल आईएएस हरदम आप लोगों के साथ खड़ा है। मैं पूरी मेहनत आप लोगों के साथ करूंगा। और इसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने एथिक्स की अभी तक 21 मास्टर क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं और पॉलिटी की लगभग 35 से 40 क्लासेस मैं अपलोड करूंगा। ऑलरेडी 2 क्लासेस अपलोड हो गई हैं। एक लेक्चर कल ही मैंने अपलोड किया था और एक लेक्चर पहले अपलोड हो चुका है। एथिक्स का भी हम ईपीएफओ के एग्जाम के बाद पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम रोज एक एक लेक्चर पॉलिटी का लेकर आ रहे हैं। सो इस तरीके से पॉलिटी 35 से 40 क्लासेस में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और इस सीरीज का हमारा एम ये है कि भाई किस तरीके से हम यूपीएससी मेंस 2026 में 110 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं GS2 में। सो अभी हम पॉलिटी देख रहे हैं, देन गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, IR, उन सेक्शन को भी हम देखेंगे। सो पॉलिटी की 35 से 40 क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से विद आंसर राइटिंग हम लोग जो है पूरा कंप्लीट कर लेंगे कोर्स पॉलिटी का। और कल मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था लिखने के लिए, वहाँ के अभी तक मुझे किसी का कोई आंसर नहीं मिला। सो आपको थोड़ा सा क्या सिंसियरिटी दिखाना पड़ेगी अपनी तरफ से। मैं तो पूरे एफर्ट्स लगा दूंगा आपके लिए, जो भी एज अ टीचर मैं कर सकता हूँ, बट आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी भी एक जिम्मेदारी है कि जो भी होमवर्क आपको दिया जाता है तो उसको आप 2 तरीके से उसका आंसर लिख सकते हैं। एक तो आप कमेंट करके उसको थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या क्या पॉइंट्स हैं आपके, एटलीस्ट पॉइंट। सिर्फ आपने महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर भी अगर फोकस कर दिया उस कमेंट में तो मैं समझ जाऊंगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की है। क्योंकि देखो ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, वही चीज़ आप दिल्ली में 2 लाख फीस देकर करेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है ना कि भाई आपको फ्री में अगर कोई चीज़ मिल रही है तो उसको ग्रास्प कीजिए, आप उसको पकड़िए, समझ रहे हैं आप। सो और दूसरा तरीका ये है कि मैंने आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दे के रखा है 9340786461। यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी मैं होमवर्क क्वेश्चन आपको आंसर राइटिंग के लिए देता हूँ मेंस का, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके मुझे आंसर शेयर कर सकते हैं। इसी तो बात है। सो कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और उसके साथ क्या क्या केस लॉ है उनको डिस्कस करना है। सो आप लोग अभी भी टाइम है, आप इसका आंसर लिखिए, या तो कमेंट में मुझे पॉइंट्स बताएं या फिर पॉइंट्स ना बताएं कमेंट में तो व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे उसका आंसर जो है लिख कर भेजिएगा। सो आज का डिस्कशन बेसिकली हम कंटिन्यू करते हैं और आज का टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर का, कि किस तरीके से पावर का डिवीजन है उसको हम देखेंगे। उसके पहले हम जरा बात करते हैं स्टेट की और नेशन की। तो स्टेट तो मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है कि भाई स्टेट एक पॉलिटिकल एंटिटी है, राइट। इस तरीके का मान लीजिए सर्कल है और इस सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, स्टेट को। इसकी एक डिफाइंड टेरिटरी मान लीजिए। स्टेट जो है एक पॉलिटिकल एंटिटी है जो ऑक्यूपाई कर रहा है एक डिफाइंड टेरिटरी, ये पूरी इसकी टेरिटरी है स्टेट की। इस स्टेट के अंदर बहुत सारे लोग रह रहे हैं कॉमन कंसेंसस से। जब भी कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स इन लोगों की ब्रदरहुड को, इन लोगों की पीस को, जो भी है सोसाइटी की पीस को अगर डिस्टर्ब करेगा तो सारे लोग मिलकर उस एक्सटर्नल फोर्स के खिलाफ लड़ेंगे। तो ये बेसिकली एक स्टेट है। तो स्टेट क्या है, एक पॉलिटिकल एंटिटी है, एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट है, एक डिफाइंड टेरिटरी है स्टेट के पास। फिर हम बात करें नेशन की, नेशन क्या है। तो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने बोला कि भाई नेशन जो है वो इमेजिन कम्युनिटी की तरह है नेशन। और बेसिकली अगर नेशन को हम देखें तो नेशन इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि सभी लोगों की एक कॉमन लैंग्वेज है, एक कॉमन कल्चर है। बट इंडिया के केस में कुछ अलग है। इंडिया के केस में कुछ क्या अलग है कि भाई हम लोग जानते हैं कि इंडिया जो है उसमें डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट कल्चर्स हैं लोगों के। जैसे नागालैंड है, वहाँ का अलग कल्चर है, मिजोरम का अलग कल्चर है, पूरा नॉर्थ ईस्ट का अलग कल्चर है। नॉर्थ का कल्चर अलग है, साउथ का कल्चर अलग है। नॉर्थ के डांस, ड्रामा, फोक म्यूजिक, पेंटिंग सब अलग हैं। साउथ की डांस, ड्रामा, फोक म्यूजिक, फूड हैबिट सब अलग हैं। नॉर्थ में मेजोरिटी पीपल वेजिटेरियन है, साउथ में ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन है। सो डांस, ड्रामा, फोक म्यूजिक, पेंटिंग, फूड कल्चर, बिहेवियर, सब कुछ, पहनावा, हर चीज़ जो है अलग है। सो इंडिया में अलग अलग कास्ट हैं, अलग अलग कल्चर हैं
बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं सभी लोग यूनाइटेड हैं, एक कॉमन ब्रदरहुड के साथ, एक कॉमन कंसेंसस के साथ अच्छे तरीके से प्रेम व्यवहार के साथ रह रहे हैं। फंडामेंटल ड्यूटी भी प्रमोट करती है कि ब्रदरहुड के साथ हम लोग रहें, प्रिजर्व करें इंटरनेशनल पीस, जैसा कि आर्टिकल 51 में मेंशन है कि इंटरनेशनल पीस को हमें प्रिजर्व करना है। वसुधैव कुटुंबकम जो सोसाइटी जिसके लिए इंडिया जानी जाती है उसको हमें प्रिजर्व करना है। सो बेसिकली नेशन इंडिया के केस में है कि भाई अलग अलग डिफरेंट डाइवर्सिटी यूनिटी का कंसेप्ट जो है नेशन को प्रमोट करता है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, कि डिफरेंट कास्ट भी जो है, डिफरेंट कल्चर भी जो है एक असिमिलेशन है। इसलिए तो बोला जाता है कि भाई इंडिया जो है वो सैलेड ऑफ बाउल का कंसेप्ट है इंडिया में, ना कि मेल्टिंग ऑफ पॉट का। सेकंड लेक्चर में भी मैंने इस चीज़ पर इम्फेसिस दिया था, जोर दिया था कि इंडिया को बोला जाता है कि इंडिया जो है वो सैलेड ऑफ बाउल है, यानी कि कटोरा है, कटोरा के अंदर गाजर है, मूली है, प्याज है, नमक मिर्च सब कुछ, और एक पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट पूरा मिक्स होके एक प्रॉपरली सैलेड को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। अलग अलग इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट है। सो इंडिया में भी डिफरेंट कस्टम्स, डिफरेंट रिचुअल्स, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, और सभी मिलकर जो है पूरे इंडिया को जो है यूनिटी में बता रहे हैं। मतलब सारे जो भी धागे हैं वो एक ही उसमें मंगलसूत्र को, या आप कह सकते हैं एक हार को पूरा प्रो रहे हैं, उसमें बुरी हैं अलग अलग तरीके की, राइट। ये पूरा हार है। सो इंडिया पूरे उस हार को रिप्रेजेंट कर रही है। सो नेशन तो यही है। अब आगे अगर हम बात करें कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट किस तरीके से उसका राइज हुआ, क्या उसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसको हम थोड़ा सा देखें कि किस तरीके से जो है सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट इमर्ज हुआ। सो बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट को अगर मैं देखूं तो सेपरेशन ऑफ पावर का जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को दिया गया किसके द्वारा? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी बुक स्पिरिट ऑफ लॉ में इस कंसेप्ट की बात करी। स्पिरिट ऑफ लॉ बुक में मॉन्टेस्क्यू ने बोला कि 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट की, देयर शुड बी 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। कौन कौन से वो 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के? तो पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा है जुडिशरी। सो ये 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इनकी बात करी मॉन्टेस्क्यू ने, फ्रेंच फिलोसोफर है मॉन्टेस्क्यू। उन्होंने अपनी स्पिरिट ऑफ लॉ बुक में इन 3 की बात करी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर जिसको हम सभी लोग जानते हैं कि इसका काम है लॉ को बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम है उस लॉ को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम है देखना कि लॉ जो है आर्बिट्रेरी तो नहीं है। ये पर्टिकुलर लॉ जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी बात की गई थी केशव नंदा भारती केस में, तो कहीं ये लॉ जो बना दिया गया है, जो नियम कानून बना दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, कहीं ये सिटीजन की लिबर्टी, सिटीजन की इक्वालिटी, सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को कर्व तो नहीं कर रहा। अगर कर्व कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर्टिकुलर लॉ को नल एंड वॉइड करार दे देगा। सो इन 3 इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है गवर्नमेंट की, इसकी बात की गई मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। जब हम आगे बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट के द्वारा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र करा कि भाई जो 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपनी अपनी जगह, और कभी भी इन तीनों ऑर्गन जो गवर्नमेंट के हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनको एक दूसरे के एनिमी, एक दूसरे के शत्रु, एक दूसरे के दुश्मन के रूप में हमें नहीं देखना चाहिए। तीनों का एक इंपॉर्टेंट रोल है कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू को प्रिजर्व करने के लिए। और जब भी कोई भी आर्बिट्ररी डिसीजन गवर्नमेंट का अगर होगा तो सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है, इस सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पर जुडिशियल रिव्यू को लगाया जाएगा। जुडिशियल रिव्यू एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जुडिशियल रिव्यू किसी भी तरीके का बैरियर नहीं है गवर्नमेंट के लिए। ये व्यू किसके हैं? ये व्यू है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की वैल्यू को प्रिजर्व करा और लेटर और स्पिरिट में फॉलो करने के लिए कहा। बात करें हम जस्टिस बी.आर. गवई जो अभी करंट चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, तो वो भी इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों का एक इम्पोर्टेंट रोल है। जो भी संविधान की जो वैल्यू है, जो लिबर्टी, इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, उसको प्रिजर्व करने के लिए तीनों ऑर्गन को जो है साथ में आना चाहिए, एकजुट दिखाना चाहिए। और जब भी कोई भी आर्बिट्ररी डिसीजन गवर्नमेंट का रहेगा
तो सुप्रीम कोर्ट उसको कर्व करेगा जुडिशियल रिव्यू के तहत। केशवानंद भारती केस जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, उस पर भी इम्पेसिस करा जस्टिस बी आर गवई ने। सो बेसिकली ये तीनों ऑर्गन जो हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एक लिमिटेड गवर्नमेंट हो, और तीनों ऑर्गन कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू है उनको प्रमोट करते हैं। और जुडिशरी का एक इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि ये कस्टोडियन है, गार्जियन है, राइट। तो कस्टोडियन गार्जियन है भाई लॉ का, कि कोई भी लॉ अगर आप बना रहे हैं तो वो एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होना चाहिए। अगर एनआरकी प्रिवेल होगी तो कहीं ना कहीं उससे पीस डिस्टर्ब होगी सोसाइटी के द्वारा। सो कोई भी जो भी नियम आप बनाएं तो उसमें देखें कि वो लिबर्टी को, इक्वालिटी को, रूल ऑफ लॉ को, फंडामेंटल राइट सिटीजन के वो कर्व नहीं होना चाहिए। सो इस तरीके की बातें की गई जस्टिस बी आर गवई के द्वारा। बात हम आगे करें इसमें फर्दर कि एग्जीक्यूटिव का रियल एग्जीक्यूटिव आखिर है कौन? क्या ये रियल एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल सर्वेंट है, या ये रियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है? तो जब डिबेट छिड़ी थी, जनरली क्या हुआ था कि जब सैलरी बढ़ा दी गई थी सबऑर्डिनेट जुडिशरी की, अब आज तो बिहार में अगर देखें तो सबऑर्डिनेट जुडिशरी की सैलरी 1 लाख के ऊपर चली गई है। सो जब ये सैलरी बढ़ाई तो भाई IAS IPS जो थे वो लोग भी चले गए सुप्रीम कोर्ट, उन लोगों ने बोला कि हम लोगों की भी सैलरी बढ़ाइए। जब जुडिशरी में आप सबऑर्डिनेट जुडिशरी की बढ़ा रहे हैं तो हम लोग 70-80 हज़ार क्यों सैलरी लेंगे? यहाँ ये लोग 1 लाख रुपये ले रहे हैं पर मंथ, तो हमारे 70-80 हज़ार रुपये, ये तो कहीं ना कहीं हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप कौन? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप कौन भाई, आप रियल एग्जीक्यूटिव है ही नहीं। रियल एग्जीक्यूटिव तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनको आप असिस्ट करते हैं, तो हम आपकी सैलरी क्यों बढ़ाएं? तो रियल एग्जीक्यूटिव बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, जिनको CM हेड करता है, चीफ मिनिस्टर हेड करता है, जो कि गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं। तो रियल एग्जीक्यूटिव का जब भी कभी सवाल आए तो आप ध्यान रखेंगे कि रियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिप्रेजेंट करते हैं एज अ पॉलिटिकल हेड। माना कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल सर्वेंट हैं, वो भी एग्जीक्यूटिव की उसमें आते हैं, दायरे में आते हैं, बट वो असिस्ट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। आगे हम हमारा फर्दर डिबेट को बढ़ाएं, आगे हम समझें चीज़ों को, तो इस चीज़ को हम समझेंगे कि जनरली क्या होता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है सोसाइटी में, सबके अपने अपने विचार हैं, सभी लोगों को अपने अपने विचार को जो है व्यक्त करने की आज़ादी है पूरी। सो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में भी कई बार ऐसा देखा गया है कि मतभेद आपसी होता है, चाहे ब्रह्म शंकरी प्रसाद केस से बात करें, उसके बाद मिनर्वा मिल केस, फिर केशवानंद भारती केस, या नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के लिए जिस तरीके से गवर्नमेंट ने प्रोविजन लाया कि जजेस को अपॉइंट करने के लिए पॉलिटिकल लोगों को भी लाया गया, प्राइम मिनिस्टर थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे, बट जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको नल एंड वॉइड करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जुडिशियल रिव्यू के तहत कि इससे कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसका हनन हो रहा है। सो इसलिए जो है अगर अपॉइंटमेंट करना है जजेस का तो कॉलेजियम सिस्टम जो करंटली चल रहा है उसी से होगा। सो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन है, कुछ आर्टिकल्स हैं जिनका जिक्र किया गया है, और उनसे ये बात साबित हो जाती है कि कोई भी ऑर्गन एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। सो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो संविधान में मेंशन्ड हैं उनकी अगर मैं बात करूं, सो आर्टिकल 121 आप नोट करेंगे, आर्टिकल 122, आर्टिकल 211, आर्टिकल 212, आर्टिकल 105, आर्टिकल 194, ये सभी मुझको रट चुके हैं आर्टिकल। आप भी जब बार बार इन आर्टिकल्स को गो थ्रू करेंगे तो ये रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है, आपको उस चीज़ की बिल्कुल टेंशन फिक्र नहीं लेना। बार बार जब आप नोट्स को मेरे रिवाइज करेंगे, 1-2 बार इस लेक्चर को देखेंगे तो सारे आर्टिकल्स आपको भी रट जाएंगे। अब इन आर्टिकल्स के अंदर क्या है वो मैं आपको बता दूँ। सो आर्टिकल 121 इस बात का जिक्र करता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को लेकर किसी भी चीज़ का कोई भी डिस्कशन विद इन पार्लियामेंट जो है नहीं होगा। पार्लियामेंट के अंतर्गत जो है, पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस के व्यवहार को लेके, उनकी प्रोसीडिंग को लेके किसी भी तरीके का डिस्कशन नहीं होगा। उसी बात का जिक्र आर्टिकल 122 में भी फिर बोला गया है। क्या बोला गया है? आर्टिकल 122 में इस बात का जिक्र किया गया है कि पार्लियामेंट में जो भी प्रोसीडिंग चल रही हैं, पार्लियामेंट में के अंदर जो कुछ भी प्रोसीडिंग चल रही हैं उसका डिस्कशन
या उस चीज़ को लेकर कोई भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता या हाई कोर्ट नहीं जा सकता। सो जो भी MP MLA हैं, सांसद विधायक जो हैं, वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए। और इसी तरीके से आपने देखा होगा कि किस तरीके से बहुत सारी हीटेड आर्ग्यूमेंट तक हो जाती हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर, सॉरी पार्लियामेंट और आपकी जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उनके अंदर कितनी ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाती हैं लीडर्स ऑफ अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के लीडर्स के बीच, यहाँ तक कि स्याही तक फेंक देते हैं। बट वो केस कभी भी जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से इम्यूनिटी मिली गई है उन लोगों को। सो आर्टिकल 121 में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को इम्यूनिटी है कि किसी भी तरीके का डिस्कशन पार्लियामेंट के अंदर नहीं होगा। उसी प्रकार आर्टिकल 122 में जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको इस चीज़ की इम्यूनिटी मिली है कि किसी भी तरीके का डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी तरीके की प्रोसीडिंग, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं लेगा। फिर बात करते हैं आर्टिकल 211 की। सो आर्टिकल 211 में बोला है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधानसभा है, उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस के कंडक्ट को लेकर कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। और आर्टिकल 212 इस बात का जिक्र करता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो विधानसभा, विधान परिषद है, वहाँ पर जो कुछ भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल अपनी बात को रख रहे हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, जो भी हीटेड आर्ग्यूमेंट अगर हो रही है लीडर ऑफ अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच, वो किसी भी तरीके का मैटर सुप्रीम जो हाई कोर्ट वगैरह में नहीं जाएगा। इस बात का जिक्र किया गया आर्टिकल 212 में कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में किसी भी तरीके का डिस्कशन नहीं होगा, किसी भी तरीके की प्रोसीडिंग, उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगी। बात करें आर्टिकल 105, आर्टिकल 194 की, तो 105 में बोला कि जो कुछ भी वोट दी जा रही है, कोई भी वोट कर रहा है मान लीजिए, राइट, तो आर्टिकल 105 में कोई भी सांसद, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर वोटिंग कर रहा है, किसी भी प्रोसीडिंग हो रही है पार्लियामेंट के अंदर, तो उसको आप जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते। उसी प्रकार आर्टिकल 194 में अगर किसी भी तरीके की वोटिंग करी किसी भी मैटर पर, किसी विधायक ने, किसी MLA ने, तो उसको आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं ले जा सकते। तो ये तो बेसिकली हमने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन देखे, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल देखे। इसमें अगर कुछ एक्सेप्शन है तो वो केसेस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहले क्या था, जो JMM ब्राइबरी केस था पहले, तो इसमें क्या हुआ था JMM ब्राइबरी केस में कि कुछ MP होते ब्राइबरी के केस में, रिश्वत के केस में वोट दी, उन्होंने वोटिंग करी पार्लियामेंट के अंदर, सो उन्होंने रिश्वत ली उसके लिए। जब किसी व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में इसको लगाया तो इस बात का जिक्र हुआ कि भाई हम लोगों को तो इम्यूनिटी मिली है संविधान से, और जो प्रोसीडिंग है अंडर आर्टिकल 122 एंड अंडर आर्टिकल 212, सो आप जो है सुप्रीम कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते। लेकिन अब 25 साल के बाद 2024 में 2024 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो कुछ भी प्रोसीडिंग पार्लियामेंट के अंदर होंगी उसके लिए हम बिल्कुल भी किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं करेंगे। बट ब्राइबरी लेना एक अच्छी बात नहीं है। एक सोसाइटी के लिए, एक इवॉल्विंग सोसाइटी के लिए, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए ब्राइबरी लेना, रिश्वत लेना कहीं से कहीं तक भी, इसको हम एक सही प्रैक्टिस, राइट प्रैक्टिस नहीं ले सकते, और ये कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक राइट मैसेज नहीं छोड़ता। आप जनता के जनप्रतिनिधि हैं, आपको शोभा नहीं देता। इसलिए JM ब्राइबरी केस में जो है इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट प्रैक्टिस नहीं है, और कहीं ना कहीं फिर जो है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ जो है एक्शन लिया। उसी प्रकार महाराष्ट्र में क्या हुआ था कि बहुत सारे जो भी MLA थे उनको 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था वहाँ के स्पीकर के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का भी सुमोटो लिया और बोला कि भाई आप इस तरीके से सस्पेंड नहीं कर सकते। जो भी पीपल ने, जनता ने चुनकर इन लोगों को बुझाया है, सो उनके राइट्स तो कर्ब हो रहे हैं, क्योंकि भाई 6 महीने का एक प्रावधान है कि अगर कोई रिजाइन भी कर रहा है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराएं, आप इलेक्शन कराएं। इस तरीके से अगर आप साल भर के लिए सस्पेंड करेंगे तो जनता की जो आवाज़ है वो किस तरीके से पार्लियामेंट या विधानसभा के अंदर जाएगी। जनता ने चुनकर उनको भेजा है, तो जनता की आवाज़, जनता की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन जनप्रतिनिधि के द्वारा जनता चुनकर उन्हें भेजती है, सो उनकी आवाज़ तो कर्ब हो रही है, उनकी वॉइस तो कर्ब हो रही है। इससे ओवरऑल डेमोक्रेसी क्या हो रही है, डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं कर्ब हो रही है। तो ये भी गलत है। इस चीज़ को भी सुप्रीम कोर्ट ने दर्शाया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम इंटरफेयर नहीं कर रहे, आप पूरी तरीके से आर्टिकल 122 और 212 के अंदर आपको इम्यूनिटी मिली है, बट उसके नाम पर इस तरीके से आप सिटीजन की जो वॉइस है, जिन लोगों ने चुनकर आपको भेजा है, उसको आप कर्ब नहीं कर सकते। बात हम आगे डिस्कशन को बढ़ाएं
तो इम्पोर्टेंट केस लॉ की मैं अगर बात करूं आप लोगों से, जैसे आर्टिकल 50 है, आर्टिकल 50 भी बोलता है कि सेपरेशन ऑफ पावर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी का सेपरेशन है फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस ऑफ स्टेट। तो पहले क्या होता था कि पहले बहुत सारे पावर जो थे जुडिशियल पावर वो है IAS IPS को दिए गए थे, बट फिर जैसे जैसे चेंजेस हुए तो अब जैसे सिविल जज 2 सेकंड क्लास, सिविल जज 1 फर्स्ट क्लास, इनकी भी वायरिंग होती है, एग्जाम कंडक्ट होती है प्रॉपर, तो बहुत सारे पावर अब इनको दे दिए गए हैं। सो IAS IPS के पास अब जो पावर है जुडिशियल पावर वो बहुत लिमिटेड हो गए हैं, वो बस इस लेवल तक हो गए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पर सिचुएशन प्रिवेल हो, एक शांति व्यवस्था भंग ना हो। जैसे सेक्शन 144 में भी कहीं पर भी 4-5 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, और इसके अलावा 107 सेक्शन है उसमें भी पीस को मेंटेन करने के लिए SDM को DM को पावर दिए गए हैं। सो वो पावर बहुत लिमिटेड है। जो वाइड पावर पहले इन लोगों के पास थे, पहले जो इन लोगों के पास थे जुडिशियल पावर, अब वो पावर इन लोगों के पास नहीं रह गए हैं। सो आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस ऑफ स्टेट की भी बात करता है। और थोड़ा सा क्लासिफिकेशन भी हम देखें तो जो IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट की जो सर्विस है, भारतीय वन सेवा, और इंडियन पुलिस सर्विस, इन तीनों सर्विस को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, आप लोग जानते हैं। इनको हटाएंगे तो प्रेसिडेंट ही एक अथॉरिटी है, और ये लोग सेंटर के द्वारा अपॉइंट होते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट में जो है कैडर इनको अलॉकेट होता है, उस तरीके से फंक्शन करते हैं, अपनी अपनी जो भी ड्यूटी है उसको डिस्चार्ज करते हैं। बट मैं बात करूँ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस की, मैं बात करूँ इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस की, मैं बात करूँ इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस की, मैं बात करूँ इंडियन रेवेन्यू सर्विस की, IT इनकम टैक्स की, मैं बात करूँ इंडियन जो आपका होता है कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज वाला रेवेन्यू सर्विस की, या रेलवे असिस्टेंट कमिश्नर जो RPF का होता है। ये सारी सर्विसेज जो है सेंट्रल सर्विस हैं, और इनको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पूरी करना है, किसी स्टेट में इनकी पोस्टिंग नहीं होती। सो बेसिकली क्लासिफिकेशन भी है, किस तरीके से सबको अपनी अपनी ड्यूटी का निर्वाह करना है, अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करना है। आगे हम डिस्कशन को ले जाएं। सो एक इम्पोर्टेंट केस लॉ, मैं आपको अभी पूरा आप समझने पर ही फोकस करेंगे, पूरा मैं आपको नोट कराऊंगा एक एक पॉइंट। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट केस लॉ देखते हैं, और इम्पोर्टेंट केस लॉ है राम जवाया कपूर केस। इस राम जवाया कपूर केस में इस बात को हाईलाइटेड करा सुप्रीम कोर्ट ने कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कहीं ना कहीं वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है। जिस तरीके से अमेरिका में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में वाटर टाइट सेपरेशन है, इंडिया के केस में डिफरेंशिएशन तो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, बट कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया के केस में नहीं है। अमेरिका में क्या होता है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, अभी वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं हो सकते। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं तो वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होंगे, वहाँ पर वाटर टाइट सेपरेशन है तीनों ऑर्गन के बीच में। बट इंडिया के केस में अगर किसी को मिनिस्टर बनना है, किसी को मंत्री बनना है, तो वो जो है विधानसभा का, या जैसे MP है, सांसद है, तो वो पार्लियामेंट का भी सदस्य रहेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे अखिलेश यादव है हमारे, श्री अखिलेश यादव पहले क्या थे, पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद के सदस्य थे, उसके बाद वो फिर विधानसभा के बने। उसी प्रकार हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो भी पहले क्या थे, पहले वो विधानसभा परिषद के सदस्य थे, उसके बाद विधानसभा के बने। तो विधानसभा या विधान परिषद का आपको बनना होता है। जैसे सोरेन जी थे, वो हार गए थे चुनाव विधानसभा का सीट खाली होने के बाद भी, फिर उनको रिजाइन करना पड़ा था। बट विधानसभा या विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोकसभा, राज्यसभा, इनके आप कहीं ना कहीं मेंबर हैं, और साथ में आप जो है मंत्री भी हैं। इंडिया के केस में पॉसिबल है, बट अमेरिका के केस में सेपरेशन ऑफ पावर वाटर टाइट है। तो इसलिए इस राम जवाया कपूर केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट करा कि इंडिया के केस में कहीं से कहीं तक भी जो है कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर, वाटर टाइट सेपरेशन ऑफ पावर पॉसिबल नहीं है। इंडिया के केस में पूरी तरीके से सेपरेशन नहीं हो सकता, डिफरेंशिएशन तो है बट कंप्लीट सेपरेशन नहीं है। उसी प्रकार मिनर्वा मिल केस ने फिर हाईलाइट करा, इस बात को हाईलाइटेड किया गया मिनर्वा मिल केस में, जो तीनों ऑर्गन हैं गवर्नमेंट के, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जुडिशरी हो, ये तीनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है स्टेट के। एक स्टेट जो हमारा है उसके तीनों ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबकी अपनी अपनी फंक्शन है, सबको अपनी अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करना है, और
और जुडिशरी का काम है ये जुडिशियल रिव्यू के तहत देखना कि कोई भी लॉ आर्बिट्रेरी तो नहीं है, कोई भी लॉ रूल ऑफ लॉ को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा, कोई भी लॉ लिबर्टी, इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट को तो नहीं छीन रहा। तो मिनर्वा मिल केस में इस बात को एम्फेसिस किया गया कि तीनों ऑर्गन जो स्टेट के हैं वो इम्पोर्टेंट है और सबको अपने अपने दायरे में रहकर काम करना है। किसी को भी एक दूसरे के मतलब जो पावर दिए गए हैं एक दूसरे को, उसको कहीं से कहीं लेना नहीं है, एक दूसरे को कर्व नहीं करना है, एक दूसरे के पावर को उसके दायरे में नहीं घुसना है, सबको अपने अपने काम अच्छे तरीके से करना है, एक यूनिटी मेंटेन करके रखना है और कभी कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तीनों ऑर्गन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, प्रॉपरली सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए तीनों सोचें और आगे बढ़े। और वही जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का मैं बता रहा था आपको, उन्होंने भी यही बोला कि भाई तीनों ऑर्गन जो गवर्नमेंट के हैं वो एक दूसरे को इंटरफेयर ना करें, अपने अपने ड्यूटी को डिस्चार्ज करें और एक दूसरे को एनिमी, शत्रु, दुश्मन के रूप में ना देखें। सभी का अपना अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है और जुडिशियल रिव्यू जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर है। जुडिशियल रिव्यू को कहीं ना कहीं एक तरीके का कहना चाहिए कि भाई जुडिशियल रिव्यू को बैरियर के रूप में ना देखें। उसी प्रकार बात करें जस्टिस एन.वी. रमन्ना साहब की, तो जस्टिस एन.वी. रमन्ना भी क्या थे, पहले चीफ जस्टिस रह चुके थे इंडिया के और उनका भी एक फर्म बिलीव था कि एक लक्ष्मण रेखा जो है तीनों ऑर्गन की, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, जुडिशरी हो या एग्जीक्यूटिव हो, इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस ना करें, सभी अपनी अपनी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहें, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जुडिशरी हो, और इस लक्ष्मण रेखा का सभी लोगों को पालन करना है, जिससे कि जो ड्यूटी है, जो डेमोक्रेसी है, जो लिबर्टी, रूल ऑफ लॉ की हम बात कर रहे हैं, वॉइस ऑफ पीपल, वो प्रिजर्व रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी प्रिजर्व रहे लेटर और स्पिरिट में, और प्रॉपरली सोसाइटी की प्रोग्रेस हो और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपरली प्रिवेल रहे, सोसाइटी में इंटरनेशनल पीस, आर्टिकल 51 प्रिजर्व रहे, वसुधैव कुटुंबकम प्रिजर्व रहे। सो इस तरीके से राम जवाई कपूर केस को हमने अच्छे से देखा। अगले केस लॉ की बात करें, रतन चंद्र केस। इस रतन चंद्र केस में भी इस बात को बोला गया कि जब कभी भी लेजिस्लेचर फेल टू कीप पेस विद चेंजिंग नीड ऑफ सोसाइटी, जब कभी भी जो लेजिस्लेचर है वो फेल हो जाता है टू कीप चेंजेस विद अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, तो वहाँ पर उस वॉइड को फिल करने के लिए जुडिशरी की जरूरत पड़ती है। उस वॉइड को, उस खालीपन को कौन भरता है? जुडिशरी भरता है। और सेपरेशन ऑफ पावर की हम बात करें कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो सेपरेशन ऑफ पावर का सिग्निफिकेंस ये है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है पावर का वो किसी भी एक हाथ में नहीं रहेगा, किसी ना तो वो लेजिस्लेचर अकेले के पास रहेगा, ना वो एग्जीक्यूटिव अकेले के पास रहेगा, ना जुडिशरी अकेले के पास रहेगा। और इसलिए तो पावर का डिवीजन इंडिया में है कि भाई आप देखते हैं कि किस तरीके से पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट को भी दिया गया है और किस तरीके से आर्टिकल 63 के अंदर, आर्टिकल 63 के अंदर हम जो है प्रेसिडेंट को भी मतलब हटाने के लिए भी जो है जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें मोशन ला सकते हैं। सो पार्डनिंग पावर भी एक तरीके से प्रेसिडेंट को दे दिया, और अगर हाउस चल रहा है तो चलते हाउस को प्रेसिडेंट चाहे तो रोक भी सकते हैं, प्रोरोगिव भी कर सकते हैं, तो वो पावर प्रेसिडेंट को दे दिया। लेजिस्लेचर को कंट्रोल करने के लिए, या जो कहना चाहिए कि लेजिस्लेचर जो कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को, जो मंत्री हैं उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है लेजिस्लेचर के द्वारा, तो क्वेश्चन आर, 0 आर, पार्लियामेंट्री जो भी प्रोसीडिंग है, पार्लियामेंट्री कमेटी है, क्वेश्चन आर है, 0 आर है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा, मंत्री से, करंट मंत्री से। तो लेजिस्लेचर कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव पर भी अपना पूरा कंप्लीट कंट्रोल रख रहा है। उसी प्रकार जुडिशरी किस तरीके से कंट्रोल हो सकती है लेजिस्लेचर के द्वारा, तो जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको रिमूव करने के लिए मोशन पास किया जा सकता है, किसमें? पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में जब मोशन पास किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने के लिए, तो हम पूरी तरीके से कह सकते हैं कि भाई क्वेश्चन मतलब हम कह सकते हैं पूरी तरीके से कि जुडिशरी पर भी लगाम लगाई गई है। और वो लगाम कैसे लगाई गई है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस अगर प्रूव्ड मिसबिहेवियर है उनका, वो भी इनकैपेसिटी है, तो उनको भी, या करप्शन के केस में मान लीजिए वो प्रिवेल है, तो उनको भी हटाया जा सकता है लेजिस्लेचर के द्वारा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी हो, तीनों पर कहीं ना कहीं एक दूसरे ने लगाम लगा के रखी है, जिससे कि सोसाइटी प्रोग्रेस हो और कोई भी अपने पावर का मिसयूज ना करे, सोसाइटी में एनार्की प्रिवेल ना हो, सोसाइटी में डेमोक्रेटिक वैल्यू, पीस प्रिजर्व हो। क्योंकि लॉर्ड एक्टन ने बोला है, क्या बोला है लॉर्ड एक्टन, जो एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, पॉलिटिकल थिंकर्स, लॉर्ड एक्टन ने बोला है कि पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, यानी पावर करप्ट करता है
और एब्सोल्यूट पावर किसी को मिल गया तो एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। तो इस बात को लॉर्ड एक्चम ने दर्शाया है, और वो बात आज की सोसाइटी में भी हम लोग देख ही रहे हैं कि किस तरीके से बहुत कुछ कई जगह चल रहा है। जैसे रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, अब रसिया के पास भी भाई बहुत सारी मिलिट्री है, यूक्रेन के पास भी है, लगातार फाइट हो रही है, पावर है, तो उसका दुरुपयोग हो रहा है, इस तरीके का सब कुछ चल रहा है। तो इस तरीके से हमने पूरा जो डिस्कशन है अच्छे से देखा। कल एक बात थी जो बताना था आपको मुझे कि अब्राहम लिंकन का एक अच्छा कोट है, और वो कोट जो अब्राहम लिंकन का है, तो अब्राहम लिंकन ने ये बोला है कि हर मैन जो है एडवर्सिटी को फेस कर सकता है। एवरी मैन कैन विथस्टैंड एडवर्सिटी, एवरी मैन कैन विथस्टैंड एडवर्सिटी, यानी कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन है उसको हर मैन जो है फेस कर सकता है। बट इफ यू वांट टू टेस्ट मैन्स कैरेक्टर, अगर आप किसी भी मैन के कैरेक्टर को टेस्ट करना चाहते हैं, सो गिव हिम पावर। इफ यू वांट टू टेस्ट मैन कैरेक्टर, गिव हिम पावर। सो इसको आप नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में, बाकी मैं अभी नोट करा दूंगा। सो ऐसा है, कहीं पर भी अगर यूज करना है पावर पर कुछ भी चीज़ है तो आप यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार एन पल्की वाला एक जो इमिनेंट जूरिस्ट और इकोनॉमिस्ट थे, लॉयर थे, उनका एक इंपॉर्टेंट कोट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट चार्टर ऑफ पावर ग्रांटेड बाय लिबर्टी। जो पलकी वाला साहब है उनका एक बहुत अच्छा कोट है, इसको भी आप जहाँ चाहें वहाँ यूज कर सकते हैं। लिबर्टी को लेकर कोई बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर अगर कोई बात की गई है तो आप आंसर राइटिंग में इस कोट से भी मतलब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पलकी वाला साहब उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, रिप्रेजेंट चार्टर ऑफ पावर ग्रांटेड बाय लिबर्टी, यानी हर सिटीजन ने, सभी सिटीजन ने जो देश में रह रहे हैं उन लोगों ने अपनी अपनी लिबर्टी में से कुछ पावर जो है गवर्नमेंट को दे दिया कि गवर्नमेंट फंक्शन करे, एक प्रॉपर सोसाइटी में पीस डेवलप करे, एक लॉ एंड ऑर्डर को प्रिजर्व करे। तो इसके लिए अपनी लिबर्टी में से कुछ दे दी है, कुछ पावर दे दिया गया स्टेट को, जिससे लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेल हो, ना कि चार्टर ऑफ लिबर्टी ग्रांटेड बाय पावर, यानी जो पावर गवर्नमेंट के पास है उससे लिबर्टी नहीं मिल रही है सिटीजन को। सिटीजन ने अपनी लिबर्टी को कॉम्प्रोमाइज थोड़ा करते हुए गवर्नमेंट को पावर दे दिया गया है, जिससे कि गवर्नमेंट जो है लॉ एंड ऑर्डर को प्रिजर्व कर सके, सोसाइटी में पीस को डेवलप कर सके। तो ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कोट है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। जो पलकी वाला साहब का कोट है, कॉन्स्टिट्यूशन पर लिखने को कुछ आता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, लिबर्टी पर कुछ लिखने को आ सकता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से हमने पूरा डिस्कशन देख लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी थोड़ा सा मैं आपको पूरा नोट करा दे रहा हूँ। सो आप लोग एक हेडिंग डालें कि क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, थोड़ा सा रह गया था कल, क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी लिखें कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ ग्रे कंसेप्ट, इट इज अ ग्रे कंसेप्ट एंड इट इज काउंटरपोज टू पब्लिक मोरालिटी, इट इज काउंटरपोज, काउंटरपोज की डेफिनेशन है COUNTER, काउंटरपोज टू पब्लिक मोरालिटी। सो पब्लिक मोरालिटी के लिए कहीं कहीं अच्छी बात नहीं है। और डिफरेंट लिटरेचर सपोर्ट डिफरेंट थ्योरी, डिफरेंट लिटरेचर सपोर्ट डिफरेंट थ्योरी। जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं उनको एकदम थोपा ना जाए, मतलब सोसाइटी पर, कहने का मतलब ये है। सो ये बेसिकली उसका क्रिटिसिज्म है कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को, इसको आप लिख लेंगे। और जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कल कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, डिस्कस अलॉन्ग विद केस लॉ, जो जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का केस, या बात करूं मैं आपसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था नवतेज सिंह जोहर केस, राइट। तो इन सारे केसेस को आप लिखेंगे, उनके बारे में लिखेंगे। थोड़ा सा हम रिकैप करें, अगर थोड़ा सा जो संविधान है हमारा उसके पार्ट 1 में क्या है तो थोड़ा बताऊंगा आपको, थोड़ा बताते चलूँगा, बार बार आप इसको देखेंगे तो दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। तो जैसे पार्ट 1 है तो इसमें यूनियन टेरिटरी और स्टेट की बात की गई है। आर्टिकल 1 to 4, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, इनका जिक्र किया गया पार्ट 1 में। और पार्ट 1 बता रहा है स्टेट और यूनियन टेरिटरी को। पार्ट 2 की बात करते हैं, रोमन में लिखना है आपको हमेशा, कल भी मैंने बताया था
कभी आप इसको ऐसा नहीं लिखेंगे 1 2 3, ये गलत है, ये सही है। इस तरीके से अगर आप लिखना रोमन में, तो एग्जाम में भी आप ऐसे लिखना। सो पार्ट 1 में स्टेट और यूनियन टेरिटरी की बात की गई है। पार्ट 2 में बात की गई है किस चीज को लेकर, सिटीजनशिप को लेकर। इसमें आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 की बात है। पार्ट 3 की हम बात करते हैं, फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक क्या है आपका, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 की बात करूं मैं, डीपीएस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। पार्ट 4A में बात की गई है फंडामेंटल ड्यूटी, आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A पार्ट 4 से फंडामेंटल ड्यूटी की बात करता है, यानी इसमें फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी। तो इस तरीके से मैंने पार्ट 1 2 3 4 5 आपको रटवा दिया है 4A तक। फिर इसके बाद पार्ट 5 की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें यूनियन गवर्नमेंट, पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट, इस तरीके से पूरा चलते जा रहा है। तो इन पार्ट 1 2 3 4 को आप अच्छे से रट लें, कल पार्ट 5 पार्ट 6 का पूरा डिस्क्रिप्शन आगे का हम देखेंगे। सो ये मतलब बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि आपको धीरे धीरे रट जाएंगे, जैसे मुझे आर्टिकल रटे आपको भी रट जाएंगे। जैसे आप जानते हैं कि आर्टिकल 79 में प्रेसिडेंट, जो पार्लियामेंट है उसमें लोकसभा है, राज्यसभा है, प्रेसिडेंट है। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट एक बॉडी है, मतलब गार्जियन कहना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू को सेफगार्ड कर रहा है। बात करें आर्टिकल 142 में तो कंप्लीट जस्टिस की बात करी है, सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस कर सकता है किसी मैटर में। आर्टिकल 143 की बात करें तो प्रेसिडेंट जो है रेफरेंस किसी भी केस में, जैसे बाबरी मस्जिद का केस था या राम जन्मभूमि का केस था, तो सुप्रीम कोर्ट की हेल्प ले सकता है आर्टिकल 143 के तहत। आर्टिकल 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करता है। आर्टिकल 315 में जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी बात हम लोग जो है कर रहे हैं। तो ये समस्त आर्टिकल मैं आपको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बताते जाऊंगा। इससे क्या होगा कि आपको चीजें रट जाएंगी, जो आर्टिकल से रट जाएंगी समय के साथ साथ। अब पूरा जो कुछ मैंने आपको बताया 37 मिनट हो चुके हैं, इसको मैं आपको नोट कर रहा हूँ। सो आप लोग हेडिंग डालेंगे कि नेशन, नेशन। सो लिखिए कि नेशन अकॉर्डिंग टू स्कॉलर, नेशन अकॉर्डिंग टू वन स्कॉलर is an imagined community, is an imagined community. In case of India, different religion, custom, caste are united together and live with peace and harmony. India is known as salad of bowl. India is known for preserving salad of bowl, not a melting of pot. So nation का बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन है। अब अगली हेडिंग डालिए सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर जो हेडिंग आपने डाली है, इसमें आप लिखेंगे कि फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू in his book Spirit of Law, mentioned that there are three organ of government, that is पहला लेजिस्लेचर, इसके सामने लिख लेना टू मेक लॉ, दूसरा लिखना एग्जीक्यूटिव, इसके सामने लिखना टू इम्प्लीमेंट लॉ, तीसरा लिखना जुडिशरी, टू एडजुडिकेट लॉ मतलब इसको देखना, जांच पड़ताल करना कि लॉ सही है या नहीं, तो लिख लिया आपने। इसके बाद आप लोग लिखेंगे कि these three organ of government keep checks and balances on each other। फिर आप लिखना कि किस तरीके से चेक्स एंड बैलेंस एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं। सो आप लोग लिखेंगे कि आप लोग यहाँ पर लिखेंगे कि लेजिस्लेचर कीप चेक ऑन एग्जीक्यूटिव, हेडिंग डालना कि लेजिस्लेचर कीप चेक ऑन एग्जीक्यूटिव, और इसमें लिखना थ्रू क्वेश्चन आर 0 आर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। फिर आप लिखना लेजिस्लेचर कीप चेक ऑन जुडिशरी एज लेजिस्लेचर कीप चेक ऑन जुडिशरी
through the Supreme Court and High Court judges, Supreme Court and High Court judges can be removed through motion adopted by MP member of parliament. इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर आप लिखना कि जुडिशरी कीप चेक ऑन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव थ्रू जुडिशियल रिव्यू। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैन आल्सो बी नोटिस, यानी कोर्ट की अवहेलना अगर आप करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग जाएगा, और जुडिशियल रिव्यू के तहत कोई भी लॉ सही है या नहीं वो देख लेंगे। सो इस तरीके से ये लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर चेक्स एंड बैलेंसेस जो है मेंशन कर रहे हैं। और जिस पार्टिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट उसको भी आप लिख सकते हैं कि भाई एग्जीक्यूटिव का पार्ट है प्रेसिडेंट, और वो जुडिशियल फंक्शन भी प्रमोट कर रहे हैं। फिर आप लिखना आर्टिकल 121 लिखना आप, और इसमें आप लोग लिखेंगे आर्टिकल 121 में आप लिखेंगे कि जो भी पार्लियामेंट जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस हैं, आप ऐसा लिखना कि अंडर आर्टिकल 121 द कंडक्ट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट conduct of judges of Supreme Court and High Court will not be discussed in Parliament. लिखना आर्टिकल 211, इसमें लिखना कि conduct of judges of Supreme Court and High Court shall not be discussed in state legislature. फिर लिखना आर्टिकल 122 और 212। आर्टिकल 122 में लिखना कि no parliamentary proceeding shall not be discussed in Supreme Court, High Court. Parliamentary proceedings shall not be discussed in Supreme Court, High Court. आर्टिकल 212 में लिखना कि स्टेट लेजिस्लेचर या MLA जो भी स्टेट लेजिस्लेचर प्रोसीडिंग shall not be discussed in Supreme Court या High Court। तो ये 4 आर्टिकल लिख लिए। लिखना हो तो आर्टिकल 105 को भी लिख लेना, 194 को लिख लेना। आर्टिकल 105 में आप लिखना कि जो एनी वोट गिवन इन पार्लियामेंट शैल नॉट बी डिस्कस्ड इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। और 194 में लिखना एनी वोट गिवन बाय MLA जो विधायक उसके द्वारा कोई वोट अगर प्रोसीडिंग जो वगैरह हो रही है शैल नॉट बी डिस्कस्ड, वोट जो दी गई है उसके बारे में कोई जिक्र नहीं होगा आपके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। तो ये सारे केसेस आपने लिख लिए होंगे। अब नोट 11 स्टार मार्क करके लिखना, 11 स्टार मार्क करके आप लिखेंगे राम जवाया कपूर केस। और इस राम जवाया कपूर केस में आप लिखेंगे कि इन इंडिया वाटर टाइट सेपरेशन बिटवीन जुडिशरी लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कैन नॉट बी मेंटेन्ड although there is separation of power but complete separation of power is not possible. Between these three organs. फिर अगला केस लिखना मिनर्वा मिल केस, और इसमें आप लिखना कि इन मिनर्वा मिल केस सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड दैट all the three organ are important and represent state. All these three organ should not enter into one's other area or curb power of other organ मतलब एक दूसरे के पावर को कर्व ना करें, अपनी लिमिट को क्रॉस ना करें। एज जस्टिस एन वी रमन्ना आल्सो हाईलाइटेड that Lakshman Rekha should not be crossed by each organ. तो मिनर्वा मिल केस में इस बात को बोला कि तीनों जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी है दे आर इम्पोर्टेंट और सभी को प्रमोट करते हैं, सभी प्रमोट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू को प्रिजर्व करते हैं। तो मिनर्वा मिल केस में बोला। फिर आप लिख लेंगे जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ का भी, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ former CJI highlighted that all the three organ of government such as legislature, executive and judiciary are important and
they should not be seen they should not be seen as a they should not be seen as a enemy मतलब उनको एनिमी की तरह नहीं देखा जाना चाहिए. दे शुड नॉट बी सीन एज ए एनिमी बाय वन ऑर्गन टू अदर. सो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बात को बोला कि जो भी 3 ऑर्गन है वो एक दूसरे को एनिमी के रूप में नहीं देखेंगे. आल्सो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ highlighted that judicial review is a responsibility and it should not be seen as a barrier. So Justice D.Y. Chandrachud highlighted that judicial review is a responsibility and it should not be seen as a barrier. इसको एक बैरियर के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. Supreme Court cannot deny its responsibility by saying that it is just a policy matter and it is responsibility of government. जैसे कि फायर क्रैकर का मान लीजिए कोई केस है, पोल्यूशन का कोई केस है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को नजरअंदाज नहीं कर सकता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को. इस पर तो जो है गवर्नमेंट लॉ बनाएगी. नहीं, वो ऐसा नहीं कह सकता कि गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी कहीं ना कहीं दायित्व है कि सोसाइटी में अगर पोल्यूशन प्रमोट हो रहा है तो उसको कम किया जाए. और जैसे MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट में रहना. एक क्लीन एनवायरनमेंट में सभी लोगों को रहने के लिए व्यवस्था बनाई गई है. सो राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट का MC मेहता केस में बोला सुप्रीम कोर्ट ने. सो पॉलिसी मैटर पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम अपनी बात रख सकता है, गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकता है जो भी पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से गवर्नमेंट सोच सकती है. सो उस चीज़ का भी जिक्र जो है किया जा सकता है. सो ये भी मैंने आपको बता दिया. अब आप लास्ट केस लिखेंगे रतन चंद केस, और जस्टिस BR गवई जो अभी के CJI उनका भी लिख सकते हैं कि उन्होंने बोला कि तीनों ऑर्गन इंपॉर्टेंट है और तीनों को जो अपनी जो है फंक्शन को अच्छे तरीके से डिस्चार्ज करना है ड्यूटी में, और बेसिक स्ट्रक्चर को हमें सम्मान करना है, बेसिक स्ट्रक्चर का, जुडिशियल रिव्यू का. तो रतन चंद केस आप नोट करेंगे, हेडिंग डाल लेना. हेडिंग क्या मतलब, रतन चंद केस लिखेंगे. इन रतन चंद केस it was highlighted by Supreme Court that whenever legislature fail to keep pace with changing need of society, then judiciary fill that void. अब लास्ट हेडिंग आप डालना सिग्निफिकेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, और उसमें आप लोग लिखेंगे कि टू अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड it is very much of importance that legislature, executive and judiciary should discharge their duty within ambit of constitution and constitutional value such as liberty, equality, rule of law and constitutional morality should be preserved in letter and spirit, as Dr. Bhimrao Ambedkar also suggested that whenever there is conflict in society, then it need to be resolved through preserving constitutional value. तो जब भी conflict expression है society के, whenever there is conflict expression in society, that should be solved through constitutional value के थ्रू उनको हम conflict को resolve कर सकते हैं. सो आई होप कि आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग इस लेक्चर के माध्यम से डेवलप हो गई होगी सेपरेशन ऑफ पावर के थ्रू. अब आपका क्या काम है मैं आपको बता रहा हूँ. जो भी आप लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं, इस लेक्चर की आपको समरी बनाना है. और समरी कैसे बनाएंगे, पॉइंट 1 जैसे पॉइंट 1 लिखा,
उसके आगे आपने लिख दिया नेशन, नेशन के आगे लिख दिया कॉमनवेल्थ, कल्चर में कॉमन हो, लैंग्वेज में। पॉइंट 2 आप लिखेंगे सेपरेशन ऑफ पावर, इसके एक एरर लगा के आप लिखेंगे ये फ्रेंच फिलोसोफर ने दी मोंटेस्क्यू। इसके सामने लिख देना स्पिरिट ऑफ लॉ बुक। एक एरर निकाल के यहाँ से लिख देना कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और तीनों का मैंने बताया कि लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करता है, जुडिशरी एडजुकेट करता है, वो लिख दिए। फिर आप 121 आर्टिकल में क्या बोला है, 122 में क्या बोला है, राइट, 211 में क्या बोला है, 212 में क्या बोला है, 105, 194, हल्का हल्का इनके सामने लिख देना। तो चौथा पॉइंट में आप सिंपल लिख देंगे राम जबाया कपूर केस, और इसके सामने आप लिखेंगे कि राम जबाया कपूर केस को बहुत छोटे छोटे वर्ड्स में लिखना है हमको। अब क्या करना, पूरा जो लेक्चर हमने देखा समझा है उसको हम कंप्राइज करना है, वो शॉर्ट में क्रिस्प करना है। तो राम जबाया कपूर केस में बोलते हैं ना कि बॉर्डर राइट सेपरेशन नॉट पॉसिबल इन इंडिया, इससे आपको समझ में आएगा कि इंडिया केस में बॉर्डर राइट सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। फिर आप लिख देना जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, और एक एरो लगा के लिख देना कि जो भी ऑर्गन है, 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट शुड नॉट सी वन एज देयर एनिमी, और यहाँ लिख देना कि जुडिशियल रिव्यू इज नॉट अ बैरियर, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर लिखना मिनरवा मिल केस, मिनरवा मिल केस के सामने लिख देना तो तीनों ऑर्गन है अपनी अपनी जो भी ड्यूटी उसको डिस्चार्ज करें, तीनों का इंपॉर्टेंस है। फिर लिख देना लास्ट रतन चंद केस, और रतन चंद केस के सामने लिख देना कि जब भी लेजिस्लेचर जो है फेल हो जाता है टू फेस विद, तो उसके वॉइड को जो है जुडिशरी फिल करता है। और लास्ट पॉइंट लिख देना कि सिग्निफिकेंस सेपरेशन ऑफ पावर का, और उसमें लिख देना कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड को अवॉइड करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी का लिखना है तो लिख देना कि नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रे कंसेप्ट और ए काउंटर पॉइंट टू पब्लिक मोरालिटी। तो इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से हमने इस पूरे लेक्चर को आज समझा, सेपरेशन ऑफ पावर को समझा। अब थोड़ा सा 2 मिनट में आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि आंसर राइटिंग क्या होती है। देखो, आंसर राइटिंग कोई बहुत बड़ा एक ऐसा टूल नहीं है, एक बहुत बड़ा हवा नहीं है कि भाई आंसर राइटिंग कैसे करें। हर आंसर राइटिंग करे थे उसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ये तीनों फॉर्मेट रहते हैं। तो आज के लेक्चर के बेसिस पर आप लिख सकते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर, और एक क्वेश्चन का आंसर लिखकर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9340786461 इस नंबर पर, या फिर इसी लेक्चर के कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका शॉर्ट जो भी पॉइंट है, 4-5 पॉइंट जो है वो लिखकर आप भेजेंगे। आज के आंसर क्वेश्चन के और कल वाले के मैं रीड करूंगा, कमेंट देखता हूँ कौन कौन भेज रहा है। आपको बस पूरी मेहनत कर रहा है, मैं पूरा जी जान लगा रहा हूँ, पूरा पसीना बहा रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कुछ आपको करने को दिया जा रहा है, जो होमवर्क आपको दिया जाता है उसको आप कंप्लीट करें, तभी जो हमारी ट्यूनिंग बन पाएगी और हमारा जो एम है 110+ मार्क्स स्कोर करने का यूपीएससी मेंस 2026 में, वो कहीं ना कहीं अचीव हो पाए। सो आपको जो मैं आज क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर लिखकर मुझे भेजना है वो बता रहा हूँ मैं आपको। सो क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेशन ऑफ पावर। What do you mean by separation of power? Discuss case law. Along with it. तो इसका आंसर आपको 150 वर्ड से 200 वर्ड्स में आप लिख के भेजना मुझे। What do you mean by separation of power? Discuss case law along with it. So thank you very much. और once again wish you all a happy दिवाली, prosperous दिवाली। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ें, जो भी आपके ड्रीम है, आपकी फैमिली की ड्रीम है आपके लिए एज अ सन, एज अ डॉटर, वो फुलफिल हों, आप लोगों के अपने ड्रीम फुलफिल हों। और आप लोग बस मेरे लिए जो कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें व्हाट्सएप पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, और सब्सक्राइब कर लें। अभी हमारी बहुत छोटी सी यूट्यूब फैमिली है, मात्र 241 सब्सक्राइबर हैं। आप मेरी मदद करें इसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें इस चैनल को। सो वंस अगेन जो होमवर्क दिया है इसका आंसर जरूर आप लिखकर भेजना व्हाट्सएप पर या कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच। मिलूंगा मैं आपको जल्दी कल या परसों एक नए सेशन में, लेक्चर 4 में, और जो आगे का डिस्कशन है पॉलिटी का उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। सो थैंक यू।